अंडर कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ, वो अभी नहीं पता चलेगा, अगले साल पता चलेगा। आइए चलिए मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग दीजिए मैकेनिक्स, ये फिजिक्स का एक पार्ट है। मैकेनिक्स, और इसी में हम लोग थोड़ा और स्पेसिफिक होके बात करेंगे। मैकेनिक्स बेसिकली हम किसी बॉडी के मोशन, उसके स्टेट, उससे रिलेटेड जो बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस हैं, या बॉडी का अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, टी टाइम के बाद पार्टिकल किस पोजीशन पे पहुंचा है, ये सारे चीज़, सारे पैरामीटर्स हम पता करेंगे किस में, मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स से थोड़ा सा और अलग कैसे है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि शुरुआत से चलता आया, आज से 300 साल 400 साल पहले से जो चलता आया, जिसमें बेसिक लेवल पर हम लोग ये समझते आए कि बॉडी को हम पार्टिकल मानेंगे, और उस बॉडी के जब पार्टिकल मानेंगे तो उसके स्टेट में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइम के साथ उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है कि नहीं, बॉडी का वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है। यदि बॉडी को हम पार्टिकल नहीं मानते हैं तो उसको कंप्लीट बॉडी मानेंगे तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या है, वर्क क्या होगा बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, ये सारा कुछ हम लोग किस में पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में। अभी जो मैंने बातें की वो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो ये इनिशियल और फंडामेंटल टॉपिक है, जिसमें 90% केसेस में हम क्या मानेंगे, 90% केसेस में हम बॉडी को एक पार्टिकल मानेंगे। बॉडी इज एज्यूम्ड एज अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की तरह हम उसको मानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये डस्टर है, तो डस्टर मान लीजिए ये पोजीशन ए है, इस पोजीशन से कुछ देर के बाद वो पोजीशन बी पे गया, तो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज किया, तो इस डस्टर को हम एक बॉडी नहीं मानेंगे, एक छोटा पार्टिकल मानेंगे। पार्टिकल जो एक पोजीशन ए से पोजीशन बी पे गया। अब इसमें अंतर क्या है बॉडी को पार्टिकल मानने में, आपको आगे जब हम रोटेशन पढ़ाएंगे तो और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा उसका लिखा हुआ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिख जाएगा। सब लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम किताब जरूर ले लीजिएगा और उसको शुरुआत से ही रीडिंग डालिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक है और फंडामेंटल टेक्स्ट बुक है। कोई भी स्टूडेंट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या सिंपली बोर्ड कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, और जेई नीट का तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप एनसीईआरटी बुक जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी फंडामेंटल रिकमेंडेड है वो एनटीए की तरफ से और सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। तो उसको फॉलो करना ही करना है आपको सारे फॉर्मेट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी हो। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप बनाएंगे, लेकिन इसको बेसिक्स मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, मैकेनिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम बॉडी में 90% केसेस में बॉडी को क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। तो हम लोग स्टडी क्या कर रहे होते हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट, लिखना नहीं है सिर्फ देखें यहाँ पर, स्टडी अबाउट स्टेट of a body and its motion, ठीक है। और इस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी बॉडी के स्टेट के बारे में, किस स्टेट पर है वो, स्टेट मतलब किसी टाइम पर उसका पोजीशन क्या है, उस टाइम पर यदि उसका पोजीशन है तो उसके पास वेलोसिटी है या कि नहीं, यदि वेलोसिटी है तो क्या है, उसका एक्सेलरेशन है तो क्या है, और यदि उस बॉडी के पास ना वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है तो उसका पोजीशन क्या है, ये सारा कुछ सब कुछ हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग इनिशियल लेवल पर यदि डिस्कशन करें तो कौन कौन से पैरामीटर्स फिजिकल क्वांटिटी इंगेज होंगे। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज
वी स्टडी, हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी करने वाले हैं वो कौन कौन सा है? टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, पोजीशन, पार्टिकल का वेलोसिटी, पोजीशन, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस से रिलेटेड है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसी से रिलेटेड है फोर्स। ये एटलीस्ट इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब यदि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हमारे साथ इनकाउंटर्ड होंगे, हमको उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे हम बॉडी के अलग अलग स्टेट्स के बारे में या बॉडी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि बॉडी अभी किस स्टेट में है, बॉडी कुछ देर के बाद क्या हम पर पहुंचेगा, ये सारा कुछ इन फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग बता सकते हैं। अब आइए कि जब हम लोग मैकेनिक्स डिसाइड कर लिए तो हमारे पास मैकेनिक्स को दो टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके मैकेनिक्स को स्टडी कर सकते हैं। पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, इसमें क्या हो रहा है, सिचुएशन समझिए 2 मिनट के लिए। काइनेमेटिक्स में मान लीजिए एक कार है। आज तक आपने जीवन में कभी कार देखा है? कभी बैठने का सौभाग्य मिला है? बताइए, अरे बोलो। ठीक है, t बराबर 0। मान लीजिए कार है जो पोजीशन A पर है और t बराबर 0 पर है। अब वो चल रहा है u इनिशियल वेलोसिटी से। कुछ देर के बाद वो कार किस पोजीशन पर पहुंच गया? वो पोजीशन है B। टाइम t बराबर t लगा और यहाँ पर उसका वेलोसिटी v हो गया। इस तरह से उसने पोजीशन में चेंजेस लाया x। ठीक है, तो यहां पर we are studying the effect of motion of the body। तो हम लोग बॉडी के जो इफेक्ट है मोशन का, मतलब मोशन के क्या इफेक्ट हुए, बॉडी चला तो क्या हुआ, क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। तो हम इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स देखेंगे? तो पैरामीटर्स देखेंगे, टाइम देखेंगे, उसका पोजीशन x देखेंगे, उसके बाद स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, उसका एक्सेलरेशन देखेंगे। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज इंगेज होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक्स का। तो डायनामिक्स में क्या होगा? डायनामिक्स में भी सेम चीज होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा। इसमें भी कोई पोजीशन A पर t बराबर 0 पर कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया u इनिशियल वेलोसिटी से। कुछ देर के बाद वो बॉडी इस पोजीशन पे आ गया B पर और यहाँ फाइनल वेलोसिटी उसके पास क्या रहा? v रहा। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए। सेम सिचुएशन, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और ऐड हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें हम लोग सिर्फ इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। बॉडी मोशन में है तो इफेक्ट क्या पड़ा? यहां से इनिशियल वेलोसिटी u से कितना हो गया? v हो गया। इफेक्ट पड़ा, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज किया। यहां पर इफेक्ट ऑफ मोशन तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी से v हो गया, u से v हो गया, इसका मतलब है उसका वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ। तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा जो उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर को भी जब हम स्टडी करने लगेंगे तो हम किसको स्टडी कर रहे हैं? डायनेमिक्स को। और यदि एक्सटर्नल फैक्टर को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी उसके कैलकुलेशन में, कहीं पर भी उसके स्टडी में आपको फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना, तो हम किस में हैं? और यदि फोर्स इंक्लूड हो गया है तो हम आ गए किस में? डायनेमिक्स में। समझ गए? तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो यहां पर वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन
as well as the cause of motion. तो cause of motion मतलब फोर्स एक मेन फैक्टर है जिस कारण से बॉडी के मोशन में चेंज आएगा। समझ गए? तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें कौन कौन सा है? टाइम है, पोजीशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और फोर्स भी है। यहां पर वो नहीं है। समझ पाए? तो मेजर डिफरेंस समझ पाए? तो काइनेमेटिक्स में हम लोग बात करेंगे इफेक्ट का और डायनेमिक्स में बात करेंगे इफेक्ट प्लस कॉज ऑफ मोशन का। क्योंकि बॉडी जब मोशन करेगा तो वहां पर हम लोग फोर्स जो लग रहा है उसकी भी बात करेंगे। बॉडी मोशन नहीं भी कर रहा है, जिस स्टेट में है उस स्टेट में फोर्स क्या लग रहा है उसकी बात करेंगे। जहां फोर्स आ गया वहां पर हम किसकी बात करेंगे? डायनेमिक्स का। और जहां फोर्स नहीं है वहां हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। ठीक है? तब हमारा मैकेनिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और मैकेनिक्स कहने का मतलब क्या है? इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट स्टेट ऑफ बॉडी एंड इट्स मोशन। उसका क्या स्टेट है, उसका क्या मोशन है, उसके बारे में मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। 90% केसेस में हम क्या मानेंगे? उसको एक पार्टिकल मानेंगे। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से है तो इसमें हम ये कह सकते हैं, इसको देख करके यहाँ कह सकते हैं कि पार्टिकल ए पोजीशन से चला और इस बी पोजीशन पे आ गया, तो ये पाथ फॉलो किया। आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या मान लिया? कार को, एक बॉडी को क्या मान लिया? पार्टिकल। यहाँ पर उसके पास फाइनल वेलोसिटी व्यू था, यहाँ से डिस्टेंस x हो गया, ऐसा आप मान सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये एक ओवरऑल डिफरेंस है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली हम लोग बात करेंगे सिस्टम जो कि पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा। अभी हम लोग इसी में होंगे, अभी हम लोग पूरे 3-4 चैप्टर इसी में रहेंगे, उसके बाद हम लोग अलग अलग करेंगे उसको। ठीक है? इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का। तो ध्यान से देखिए, यहां पर पूरे काइनेमेटिक्स में इसी टाइप का डायग्राम हमेशा आपको बनेगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हमेशा अच्छा रहेगा। T = 0 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है डे टू डे लाइफ में भी और काइनेमेटिक्स में भी। ठीक है? टाइम वो फैक्टर है, जैसे आपने फूलों का माला देखा है, तो मान लीजिए कि एक माला में 5 फूल हैं और वो जो रस्सी है जिससे वो माला बना है वो छठा पार्ट है। तो रस्सी से जुड़ा हुआ कितना माला है, कितना फूल है? 5 फूल है। ठीक है? तो यहाँ पर जो रस्सी है वो टाइम है और 5 फूल कौन कौन से हैं? पोजीशन है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ठीक है? ये सारे चीज़ किससे जुड़े हुए हैं? टाइम से जुड़े हुए हैं। टाइम के चेंज होने से ही इनमें चेंजेस आ सकता है। कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं मिलेगा आपको जिसमें टाइम में चेंज नहीं आया लेकिन उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोजीशन में चेंज आ गया। कोई बॉडी रेस्ट पे भी है तो भी टाइम बीतेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो भी टाइम बीतेगा। इस बात को समझते हैं ना? मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेके, एक बॉडी है तो हम अभी रेस्ट पर है लेकिन टाइम तो बीत रहा है। ठीक है? तो टाइम का बीतना इंडिपेंडेंट होता है बॉडी के स्टेट से। यदि बॉडी का स्टेट मतलब रेस्ट का है तो भी टाइम बीतेगा, बॉडी मोशन कर रहा है तो भी टाइम बीतेगा। ठीक है? इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ आइए, T = 0 पर कुछ देर के बाद वो बॉडी कहाँ जाता है? बी पोजीशन पे आता है। इसका नाम हमने बी रखा है और T = T। पहले T = 0 था, अब T = T सेकेंड है, यानी कि 10 सेकेंड मान लेते हैं। लेट हम लोग मान लेते हैं समझने के लिए कि 10 सेकेंड है। इसका मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी जाने में बॉडी को कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। अब यहां से ये x बराबर सपोज 20 मीटर मान लेते हैं, ये x डिस्टेंस उसका कितना है? 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं ना कि पार्टिकल ने अपना पोजीशन, मान लीजिए कि ये xi है, xi मतलब इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, और यहाँ x फाइनल,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन कह सकते हैं हम लोग। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और वो कितना है, 20 मीटर। समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग इसमें जो भी स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंडर में, यानी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में हमको नहीं स्टडी करना, सिर्फ उसका स्टेट क्या है उसके बारे में स्टडी करना, उसके करस्पॉन्डिंग हमको रिजल्ट्स निकालने हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी का पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ तो हमारे पास दो स्टेट आते हैं, एक आता है रेस्ट एंड मोशन। दो तरह के हमारे पास स्टेट आते हैं। कोई बॉडी रेस्ट में कब कहलाता है और मोशन में कब कहलाता है, कोई बता सकता है? आप लोगों में कोई जानकारी दे सकता है कि रेस्ट किसको कहते हैं और मोशन किसको कहते हैं? बोलिए। पोजीशन चेंज नहीं होगा तो कह सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखते हैं, टाइम। यानी किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो किस में है, रेस्ट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ इस तरह का, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई आदमी मान लीजिए यहाँ खड़ा है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x बराबर 2 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। ये पोजीशन A है, टाइम चेंज हुआ लेकिन उसका पोजीशन 2 मीटर ही रह गया, तो बॉडी किस में कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। और यहाँ पर मोशन के केस में, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट ये कोई बॉडी, कोई पर्सन यहाँ पर है और ये पोजीशन A है, कब, t बराबर 0 पर, और ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ से दूरी x बराबर 2 मीटर है। कुछ देर के बाद वो बॉडी इस पोजीशन पे आ गया, ये पोजीशन मान लीजिए B है और ये t बराबर 5 सेकेंड लगा, तो अब इसका जो डिस्टेंस है वो x बराबर 10 मीटर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि एज इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी changes with respect to time, then body is said to be, किसमें कहलाएगा, बोलिए, मोशन में कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नोट पॉइंट करके क्या लिखना है, नोट, NOTE, नोट मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट, रेस्ट एंड मोशन of a body is relative term, relative term समझते हैं? हाँ, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। रिलेटिव थोड़ा सा दिक्कत करता है। आप समझिए, ये जिसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए सपोज करें कि, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको याद रहेगा। मान लीजिए ये मेरा पानी का बॉटल है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, पानी का बॉटल। तो पानी के बॉटल से अभी हम 2 मीटर पे हम मान लेते हैं, सपोज 2 मीटर पे। तो अभी टाइम बीत रहा है, हम अपना पोजीशन इस बॉटल के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रुके हुए हैं, टाइम बीत रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड हुआ, लेकिन मेरा इस बॉटल से डिस्टेंस दूर चेंज नहीं हुआ। डिस्टेंस मतलब पोजीशन, यहाँ से जो पोजीशन था वो चेंज नहीं हुआ। आप कहेंगे सर हम सर्कुलर पाथ पे ऐसे टर्न कर जाएंगे तो भी तो 2 ही मीटर रहेगा, लेकिन पोजीशन चेंज कर जाएगा। तो पोजीशन चेंज नहीं किया, जब टाइम बीता इसका मेरे से जो पोजीशन है 2 मीटर वही रह गया। लेकिन अगली बार जब टाइम बीत रहा है तो हम उससे, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है,
तो जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ उससे मेरा पोजीशन चेंज किया तो हम मोशन में कहलाए। ठीक, अब आप समझिए, रेस्ट एंड मोशन का समझ गए। अब रिलेटिव टर्म क्या कहता है, तो बॉटल के रिस्पेक्ट में हम मोशन कर रहे हैं, तो बॉटल के रिस्पेक्ट में हम क्या कहलाएंगे, मोशन में। ठीक, अब फिर यहीं आते हैं। अब ये पेन मेरा रेफरेंस हो गया, बॉटल की जगह ये पेन रेफरेंस हो गया, तो अब हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए बॉटल के रिस्पेक्ट में तो हम मोशन कर रहे हैं, लेकिन पेन के रिस्पेक्ट में, दैट्स व्हाई आई मेंशन इट relative term. The same body can be in rest state with respect to different reference point. At the same time, the same body will be in motion with respect to different reference point. That's why we use rest and motion are relative term. किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि बॉडी, जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, यदि वो बॉडी का वेलोसिटी, जिसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं उस बॉडी का वेलोसिटी जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका मोशन जीरो होगा। जैसे आप बस में बैठे हैं, तो बस में आप बैठे हैं, तो बस में बैठे हुए हैं, तो नीचे आप देख रहे हैं तो पेड़ है या फिर कुछ भी है, कोई ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है या कोई शॉप है, उसके रिस्पेक्ट में आपका बस आगे जा रहा है। लेकिन आपके बगल में जो आपका फ्रेंड बैठा है उसके रिस्पेक्ट में आपका मोशन जीरो है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हैं। लेकिन बाहर जो नीचे ग्राउंड में जो शॉप है उस शॉप के रिस्पेक्ट में आप मोशन कर रहे हैं। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे उससे डिसाइड होता है। तो जैसे हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट इसको लिया, यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट इसको लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है और इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है। समझ गए? तो दोनों स्टेट के बारे में हमको समझना है। स्टेट मतलब उस बॉडी की स्थिति, स्थिति मतलब समझते हैं। जैसे कभी मान लीजिए सपोज करें आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास एक फ़ोन आया, आपके घर से ही आया, आपके घर में फैमिली ने किसी ने पूछा तुम अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि अभी हम सफ़र कर रहे हैं, अभी हम बस से जा रहे हैं। तो आपने अपनी स्टेट को बतलाया कि अभी किस स्टेट में, ठीक है, ना कि यूपी और बिहार में, ऐसा तो नहीं बोला आपने क्या बोला कि हम सफ़र कर रहे हैं। तो ये आपका स्टेट है, यानी बॉडी किस स्टेट में है, तो रेस्ट में है या मोशन में है, और रिलेटिवली किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? इन केस में अभी स्टार्टिंग में जब हम लोग चलेंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग इन जनरल एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे, उससे हम लोग मेजर करेंगे, और उसके बाद एक रिलेटिव मोशन टर्म आएगा, इसी में लास्ट में आएगा रिलेटिव मोशन। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कौन दूसरा बॉडी कितनी मोशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है। वहाँ थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए चीज़ें आसान हैं। आपको ये समझना है कि एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में यदि कोई बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, और यदि उस फिक्स पॉइंट के फिक्स रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में। दैट्स इट, अभी फिलहाल ये समझना है, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन ये ए पोजीशन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया ओरिजिन से। कैसे डिफाइन हो रहा है देखिए ध्यान से, ओरिजिन से। और ये कौन सा पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसको R2 कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट ब्लैक कलर वाला, तो इसको हम लोग डेल्टा आर वेक्टर बोलेंगे, जो कि R2 माइनस R1 से बनेगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मॉड्स। मॉड किसी भी वेक्टर का मॉड क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड। यानी ये जो एरो मैंने लिया है, इस एरो का जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा R2 माइनस R1 का मॉड, ठीक। अब समझिए, ये उसका डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, और ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां जाता है, ये फर्स्ट पाथ है, ठीक है, और इसका लेंथ 5 किलोमीटर, ये लेंथ मान लीजिए 1 किलोमीटर। सपोज करें कि ये ए से बी डायरेक्ट जो गया है, जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 किलोमीटर।
और कोई आदमी मान लीजिए इस पाथ को फॉलो करके गया, इसको नहीं किया है, इस पाथ को फॉलो करते हुए गया है, तो इस पाथ 1 को फॉलो किया तो कितना हो गया 5 किलोमीटर। अब मान लीजिए किसी आदमी ने इस पाथ को फॉलो किया, तो ये पाथ 2 है, सेकंड 10 किलोमीटर, ठीक। किसी आदमी ने इस पाथ को फॉलो किया, ये पाथ 3rd है, पाथ 3rd, और ये कितना है, ये है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो पाथ 1 ट्रैवल करे, पाथ 2 ट्रैवल करे, पाथ 3 ट्रैवल करे, कोई भी पाथ ट्रैवल करे, लेकिन डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, जो कि किसका मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, इसीलिए वो वेक्टर है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही डायरेक्शन। यदि एक बार डिसाइड हो गया कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, एक बार डिसाइड हो गया तो उसका वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिसाइड हो गया, अब वो चेंज होने वाला नहीं है। आप कोई भी पाथ ट्रैवल कीजिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप सुनिए, और इसको हम मान 1 किलोमीटर है ना, तो इसको मान लीजिए पाथ, ये 3rd था ना, ये पाथ 4 मान लीजिए। अब आप सुनिए और यहां समझिए, पाथ 1st के लिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट का मॉड यदि लेंगे तो 1, ठीक है। पाथ 2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर, ठीक। पाथ थर्ड में डिस्टेंस क्या होगा 3 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर। अब बात करते हैं पाथ 4 का। 4 डिस्टेंस 1 किलोमीटर, कौन कह रहा है 10 किलोमीटर, शिवम है क्या, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं मेरे फेवरेट। हाँ क्या, कौन बोल रहा था 10 किलोमीटर, कौन बोला, हाँ यही बोला था ना, राहुल बोल रहा है। देखिए ध्यान से, अभी लिखना नहीं, ध्यान से समझिए। पाथ पहला फॉलो किया गया तो भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर ही रहा। पाथ सेकंड में भी डिस्टेंस चेंज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो पाथ का लेंथ कहलाएगा ना, तो सेकंड पाथ जो था वो ज़्यादा बड़ा था ना, इसीलिए डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो रहा है, डायरेक्शन तो फिक्स है ही, मैग्नीट्यूड। पाथ थर्ड में चूंकि पाथ थोड़ा छोटा हो गया, इसीलिए पाथ का लेंथ उसका डिस्टेंस कहलाएगा, तो वो कितना है। और फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ कि पार्टिकल उसी पाथ पे चला जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ था, इसीलिए इस केस में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हम डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस को डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। कभी भी आपने घोड़े की रेस में इंसानों को दौड़ता हुआ देखा है? घोड़े की रेस में क्या दौड़ेंगे? घोड़े दौड़ेंगे। आदमी की रेस में, और यदि मान लीजिए और कोई जानवर का रेस है, मान लीजिए कि भैंसों का रेस है, भैंस का भी रेस होता है, तो उसमें कौन दौड़ेगा? शिवम, भैंस दौड़ेगा ना? समझ गए? तो कहने का मतलब ये कि कंपेयर हमेशा हम किससे करेंगे? सेम क्वालिटी से। तो यहां पर ये स्केलर को वेक्टर से कैसे रिलेट कर सकते हैं? स्केलर को वेक्टर से आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड लेना होगा जो स्केलर की तरह काम करेगा।
वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, अब उससे हमने इसको रिलेट किया। ठीक है, तो जो नीट का क्वेश्चन आया था उसमें कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ था इस तरह से, ए ऑप्शन था डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखा हुआ था। बी डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा हुआ था। सी डिस्टेंस कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखा हुआ था। और डी डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ, ऐसा लिखा हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन सही, समझ में आया? तो ये इसलिए क्योंकि देखिए यहां पर किसी भी केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं है, किसी भी केस में है। या तो शॉर्टेस्ट पाथ पे चलेगा बॉडी तो उसके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, या तो वो जिस पाथ पे भी चलेगा यदि वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ से बड़ा लेंथ होगा उसका, तो उस केस में डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। और यदि बॉडी उसी पाथ पर ट्रेवल कर लिया जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उस केस में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इसीलिए ये ऑप्शन सही है। बात समझ पाए? इसलिए जब पहली बार जब डिसाइड हो गया कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट डिसाइड हो गया, उसका मैग्नीट्यूड डिसाइड हो गया, उसका डायरेक्शन डिसाइड हो गया। आपको सोचना सिर्फ इसमें है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो पाथ ट्रैवल करेंगे वो होगा। ठीक है, जो पाथ आप चलेंगे जिस पर बॉडी सही मायने में ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इमेजिनरी कब होगा? जब बॉडी उसी पाथ पर नहीं चला, और वो रियल तब होगा जब बॉडी उसी पाथ पे चला। मतलब यदि पाथ 4 है तो रियल लाइन इमेजिनरी लाइन है, और यदि पाथ 4 नहीं है, उसके अलावा कोई भी पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इमेजिनरी लाइन होगा। समझ गए इस बात को? राइट डाउन कीजिए।